इस कड़ी में हम बैंकिंग व्यवस्था 2020-2025 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में कई तब्दीलियां देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने बैंकों में विलय काफ़ी देखा हम लोगों ने अभी तक, और आगे शायद होने भी वाले हैं, और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, और कंपटीशन बढ़ रहा है, नई बैंकों के आने की संभावना बन रही है, और हम लोगों के सामने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जैसी नई जनरेशन की बैंकें आ गई हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सिस्टम 2020 और 2025 के बीच में किस तरह आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कुछ चर्चा हम करते हैं, जो कि आगे की पीढ़ी जो अभी आज के दिन में बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, जो लीडरशिप जुड़ी हुई है, उनके लिए लाभदायक होगा। बैंकिंग व्यवस्था हम जानते हैं कि तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, जो बैंकें, हम लोग सब जानते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग की व्यवस्था है अभी हमारे भारतवर्ष में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रेगुलेट की जाती है बैंकिंग व्यवस्था को और नॉन बैंकिंग व्यवस्था को। अब जहाँ तक बैंकों के सामने चुनौतियों का सवाल है, वो हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसे मैं समूह कहूँगा, क्योंकि एक चुनौती नहीं है, एक मुद्दे में कई चुनौतियाँ सामने आती है। जैसे अभी हम 5 समूह की बात कर रहे हैं, उसमें 2 जो बाहर की वातावरण से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, जिसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसे हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कहते हैं, और जिसमें हम लोगों की बिज़नेस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रहती है। तो उनमें अहम जो 2 तरह की चुनौतियां सामने आती है, एक है ग्राहक सेवा प्रबंधन, सबसे मुख्य मुद्दा जो सामने बैंकों के लिए है और चुनौती है, क्योंकि ग्राहकों की जो डेमोग्राफी है जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे ग्राहकों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, उनकी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उनकी ज़रूरतें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। इसकी वजह से आपको ग्राहक सेवा प्रबंधन एक बहुत बड़ा चुनौती है, जिसको बैंक समय समय पर उसके साथ जूझते रहते हैं और उसको अप टू डेट करते रहते हैं। और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, वो है व्यापार का आकार। जैसे व्यापार, जिसे हम अंग्रेजी में बिजनेस मिक्स कहते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंकों में जुड़ती जाती है। तो ग्राहक सेवा प्रबंधन और व्यापार का आकार, ढांचा, ये 2 आपकी बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चुनौतियां हैं। इधर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हर चुनौती एक जोखिम से जुड़ा हुआ है, और हर जोखिम में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो चुनौतियों को हमें सिर्फ चुनौती समझ के नहीं देखना चाहिए, उसे हम जोखिम समझ के देखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जोखिम प्रबंधन की विधि को अपनाना पड़ेगा, ताकि हम उन चुनौतियों के साथ हम अच्छी तरह बैंकिंग व्यवस्था को कायम रख सकें। और जहाँ तक आंतरिक चुनौतियाँ हैं, जो बैंकों के अंदर की चुनौतियाँ हैं, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो जिसकी काफ़ी चर्चा होती रहती है, वो है आपकी एसेट क्वालिटी, जिसमें मुख्यतर आपकी ऋण प्रबंधन सामने आता है।
एसेट क्वालिटी सबसे बड़ा एक मुद्दा है और जो कि बहुत सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपको लोन देने की तरीके से लेकर लोन के ऊपर निगरानी रखने का, और यदि लोन एनपीए हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, जितनी फास्ट आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब मिला के एक ग्रुप ऑफ चैलेंजेस जिसको हम कह सकते हैं, आंतरिक चुनौतियों में सबसे बड़ा जो चुनौती बैंकों के सामने होगी और जो है और आगे रहेगा वो है एसेट क्वालिटी। चाहे वो बैड बैंक हो जाए, चाहे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थापना हो जाए, या बैंकें अपनी एनपीए किसी और को बेच दें, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, पर जब तक हम दिए हुए ऋण की रिकवरी पूरी तरह न कर सके तब तक हम एसेट क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ी एक चुनौती रहेगी, और जिसके लिए आपको निपुणता और जिसके लिए आपको आपकी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी और जागरूकता की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आंतरिक चुनौतियों में जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पूंजी का संरक्षण, कैपिटल कंजर्वेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हम CRAR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, तो जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं। आज के दिन में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंकों के लिए 10.875 है, जो कि अक्टूबर के बाद, क्योंकि अभी 6 महीने की और मोहलत दी गई है बैंकों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बैसल 3 के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने के लिए, जो कि 11.5% हो जाएगा उस टाइम में। तो जो कैपिटल के साथ जो बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये लगातार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लोन बढ़ती रहती है वैसे वैसे कैपिटल कम पड़ती रहती है, और आपको मार्केट से उठाने के लिए जो कैपिटल को आपको लेने के लिए आपके पास फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और या नहीं तो फिर यदि सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट कैपिटल को इन्फ्यूज़ करे और कैपिटल दें ताकि वो आपकी चलता रहेगा। और जो आंतरिक चुनौतियों में जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो चुनौती है, वो है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये जो 5 जो चुनौतियां हैं, ग्राहक सेवा प्रबंधन, व्यापार का आकार, एसेट क्वालिटी, कैपिटल कंजर्वेशन और जोखिम प्रबंधन, ये जो 5 हैं, ये जो चुनौतियां हैं वो सदियों से हैं, अभी भी हैं, और आगे सालों सालों तक ये आपकी चुनौतियां आप बैंकों के सामने हमेशा रहेगी। अब मुद्दा आता है चुनौतियों की जो ढांचा है वो किस तरह तब्दीली हो रही है अभी जो कोरोना संक्रमण के बाद की व्यवस्था, और दूसरा बैंकों में विलय की जो दौर चल रही है, जिसे हम 27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 12 बैंकों में परिवर्तित किया गया है, और अभी 2 बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की चर्चा चल रही है। तो और ये बैड बैंक की स्थापना की चर्चा चल रही है, जिससे कि आपको जो एसेट क्वालिटी है वो कुछ समय के लिए बैंकों से एनपीएस को निकाल कर एक अलग संस्था को दिया जाए और वहाँ से उसको रिकवरी करवाया जाए, ताकि बैंकों के पास समय रहे नए लोन देने के लिए और नए तरह के काम करने के लिए। इन सब मुद्दे अभी काफ़ी चर्चा चल रही है, कई परिवर्तन आने वाले हैं, कई परिवर्तन आ चुके हैं। नाउ इन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह की एडिशनल चैलेंजेस, ये जो 5 चैलेंजेस हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो तो हमेशा ही रहेगा। इसके अलावा अभी जो व्यवस्था में बदलाव आ रहा है,
उसके तहत क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो विलय बैंकों का है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के में काफ़ी आपकी मर्जर हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है बैंकों के सामने वो है साधनों का विलय, रिसोर्सेस की इंटीग्रेशन। क्योंकि हम लोगों ने बैंकों का तो विलय कर दिया, हो सकता है बैलेंस शीट का भी विलय हो गया क्योंकि आंकड़े हम जोड़ दिए हैं, लेकिन आंकड़े जोड़ने से मानसिक जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेस की जो मानसिक स्थिति है और काम करने की क्षमता है, काम करने की इच्छा है और काम करने की जो लगन है और जो अपने कॉरपोरेट आइडेंटिटी को छोड़कर दूसरे बैंकों के साथ जब आए हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा एक आपके चैलेंजेस है जो कि हर बैंक के एम्प्लॉय को एक एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा। वो कि कॉरपोरेट आइडेंटिटी के साथ हमें कम मतलब है, ज़्यादा मतलब है अपनी कार्य कुशलता का। जब तक आपकी कार्य कुशलता, जो प्रोफेशनल बैंकिंग सिस्टम, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उससे हमको ये नहीं मतलब है कि ज़्यादा कि हम किस कॉरपोरेट आइडेंटिटी के साथ जुड़ रहे हैं, मेरा ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो निपुणता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, परिचालन क्षमता, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी इंटीग्रेशन हो जाए, ब्रांचेस की आपकी बैलेंसिंग हो जाए, ब्रांचों की संख्या कम हो जाए और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो जाए, प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन हो जाए, कामकाज की विधि और कामकाज की नीतियों का विलय हो जाए, तो इन सब चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा एक जर्नी है, ये एक सबसे बड़ा यात्रा है और ये यात्रा जो है आपको 2-3 साल तक चलता रहेगा और इसमें हम सबको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो विलय की बात आती है तो वहाँ साधनों का विलय बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दे, जो चेंजेस आए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात रही कि डिजिटाइजेशन की पावर देखने को मिला है। तो जो डिजिटाइजेशन की पावर है उसको इंटरनलाइज करना, उसको हम लोग अपने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करके इसको आगे ले जाना, ये सबसे बड़ा एक आपकी चुनौती रहेगी और एक बहुत अच्छा मौका भी है कि हम अपने सिस्टम्स को सुधारें और उसे डिजिटाइजेशन के द्वारा ड्राइव कर सके ताकि हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आगे चल के कम होता जाए। ऐसे कई इकाई होंगे जो कि पोटेंशियली वायबल है, जो कि काम करने की क्षमता रखती है और जिसका काफ़ी डिमांड है मार्केट में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो बीमार चल रहे हैं। ऐसी इकाइयाँ कई होंगे और हमें उसको मदद करने की रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब वही हमारे लिए आगे के बिजनेस के सोर्स हैं। क्योंकि हम उसको जितना उभार सकते हैं, जितना उसको आप स्वस्थ बना सकते हैं, जितना आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो सपोर्ट करें ताकि हम उनकी स्वास्थ्य को वापस ला सके, ताकि बैंकों की जो वृद्धि है, व्यापार की वृद्धि, वो हो पाए। और जो दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि पेंडेमिक से जुड़ा हुआ है, वो है आपकी जो नियंत्रण प्रणाली, जो प्री कोविड लेवल की जो प्रणाली से हम अवगत हैं, उनमें बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे
हमें लोन पॉलिसी का चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें जो एजुकेशन जो हमारे स्टाफ मेंबर्स जिस चीज़ से वाकिफ़ है उस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा, उनकी दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा कि जिन पैमानों पर हम अभी तक चलते आए हैं कुछ समय के लिए उन स्टैंडर्ड्स में ऐसे चेंजेस लाएं ताकि हम पेंडेमिक से प्रभावित हमारे जो बोरोवर्स हैं उसको हम उभार के बाहर ला सके, ताकि हम फिर से अपनी गति से वृद्धि कर पाए। पांचवा जो आपका चैलेंज है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिसको हम कॉरपोरेट शासन, जिसके द्वारा आपकी सारे बैंकिंग व्यवस्था की ब्रांच लेवल व्यवस्था को आपको ड्राइव किया जाता है, उसको आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक आपको ऑपरेशनल सिस्टम्स को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टमिक कंट्रोल्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप नई तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए 3 चीज़ों की मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा। एक, आप अपना कमेंट सेक्शन में दें, और यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सिलसिला हम लोगों का चलता रहे।